Hello friends, let's start with the first topic of class 12 that is electrostatics. Firstly, जैसा हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है. बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट. बेसिकली हमें इसमें पढ़ना है चार्जेस के बारे में और उन चार्जेस के बारे में जो रेस्ट पे होते हैं. एक्चुअली बेटा ये एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर हम बात करें तो ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर सिंपली हम कहें कि ये होती है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. अब बेटा इसमें कुछ तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है. जैसे बेसिकली इसे डिवाइड करने के 3 मेथड्स होते हैं. अब उन तरीकों में सबसे पहला जो मेथड है दैट इज व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट में हो तो इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में. दूसरी चीज चार्ज की कोई वेलोसिटी फिक्स हो जाए यानी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फिक्स वेलोसिटी से मूव करता है तब हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कहो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहो, ठीक है. और तीसरा है कि इसकी वेलोसिटी फिक्स ना हो यानी ये एक्सीलरेशन कर रही हो, जो चार्जेस हो वो एक्सीलरेट हो रहे हो. इट मींस हम कह सकते हैं द चार्जेस हैविंग एक्सीलरेशन. यहाँ पे अगर हम सेक्शंस की बात करें तो हमें 12th में पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है. अगर हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं बेटा कि क्लास 12th में पार्ट 1 जो फिजिक्स है उसमें हमें सिर्फ यही 3 चीजें पढ़नी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन की. सबसे पहला आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें आप कूलॉम्स लॉ, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद पोटेंशियल गॉस थ्योरम, देन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर. ये 5 चीजें हम पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में जब हम आते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट यानी जिसको आप एसी के नाम से जनरली पढ़ते हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मूविंग चार्जेस इन एंड मैग्नेटिज्म, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये सब हम इसमें पढ़ते हैं. और एक्सीलरेशन में आप पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स. बेसिकली यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है और स्पेक्ट्रम के कुछ फॉर्मूले और उनके बेसिस पे थ्योरीज पढ़नी होती है जिस पे आप कंप्लीटली कर सकते हो. हम इस अपने पूरे सेक्शन में इस पूरे प्लेलिस्ट जो यहाँ पे अपलोड होगी आप ये बेसिकली होगी बेटा क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंडर में, जिसमें आप सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम को ही हम टारगेट करेंगे. ठीक है ना. मीन्स कि आपको बोर्ड के लिए कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. इट विल बी नॉट फॉर जेई और नीट. अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
बेटा सबसे पहली चीज मैंने कहा स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड यू मीन बाय चार्ज. चार्ज किसे कहा जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? सो बेसिकली बेटा जब भी हम चार्ज को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपली इसे कहा जा सकता है इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी particle by means of which it feels or exerts the force of interaction. ये एक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिंपली बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में फर्दर रिसर्च ना किया जा सके. जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई पर्सन है जिसका मास है 20 kg या 40 kg. अब अगर वो मास उसका 20 या 40 kg है तो हम ये इस पे और कोई रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि उसका मास 40 kg क्यों है, 20 kg क्यों है. उसके बारे में रिसर्च नहीं किया जा सकता बिकॉज दैट्स अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. लेंथ जो है ये भी आपकी एक तरीके की कैसी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है फॉर सम रीजंस, या कह सकते हैं कुछ केसेस में हो सकती है. हर समय इंट्रिंसिक लेंथ भी नहीं होगी, ठीक है ना. लेकिन मास हर समय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. टाइम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना. अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इंट्रिंसिक वर्ड एक तरीके से इनबिल्ड प्रॉपर्टी है और एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में फर्दर रिसर्च नहीं किया जा सकता. अब अगर हम बात करते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की जिसकी वजह से इस पर या किसी और पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे, उसी को कहा जाता है चार्ज. अब अगर हम बात करते हैं चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज के सेक्शंस में, कुछ चीज़ें इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है लेकिन उसको प्रॉपर्टीज में ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. अगर हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज को आप मेजर करते हो कूलॉम में. अगर हम सिंपली बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो दो तरीके के चार्जेस पे हम डील करेंगे. इलेक्ट्रॉन से आप निगेटिव चार्ज को शो करते हो और प्रोटॉन से हम पॉजिटिव चार्ज को शो करते हैं. थर्ड, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस. तो बेटा जैसा हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. अब अगर हम बात करें इसके बाद, यहाँ से मेनली जो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, फोर्थ नंबर पे अगर हम लिखना चाहें तो जिसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसमें क्वांटाइजेशन जो वर्ड है बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जो है क्वांटा. एक वर्ड है क्वांटा जिससे इसको डिराइव किया गया है. इस क्वांटा वर्ड का मतलब होता है पैकेज, और पैकेज हमेशा जो होगा वो होल नंबर्स में होगा, फिक्स कंप्लीट नंबर्स में होगा, ये कभी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता है. या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब आप डिफाइन करते हो तो सिंपली हम लिख सकते हैं सर, द टोटल चार्ज या फिर द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल of
अ सिंगल चार्ज ऑफ अ सिंगल चार्ज। फॉर्मूले के बेस पे हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वो हमेशा एक सिंगल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सिंपल वे में अगर हम समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके घर में 2 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, ये हमेशा एक फिक्स नंबर होंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके घर में 9.2 लोग रहते हैं या 9.7 रहते हैं। इस तरीके के होल नंबर्स, इस तरीके के फ्रैक्शनल नंबर्स में आप इनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चार्जेस जो होंगे वो भी हमेशा होल नंबर्स में होंगे। फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन ऐसा समझो कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो नंबर में एक ही होगा, या प्रोटॉन है तो वो भी हमेशा एक ही होगा, या 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 10 लाख होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी हम ये नहीं लिख सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉसिबल नहीं है। इसको, ये चीज़ इसी प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन की जाती है कि हमेशा जो भी चार्जेस होंगे वो होल नंबर्स में होंगे, इंटीजर नंबर्स में होंगे, प्लस माइनस के बेसिस पे। ठीक है ना। अगर निगेटिव साइन आ रहा है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पॉजिटिव सिंबल आ रहा है इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटॉन्स। सो नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर अगर मैं सिंपली बात करूं कंजर्वेशन वर्ड की, तो कंजर्वेशन आप क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे हमें पढ़ना है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, कंजर्वेशन जब भी कहीं पे आता था आप क्या लिखते थे? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है? द टोटल चार्ज फॉर एनी isolated system will always be conserved। इसका मतलब है बेटा कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब कोरोना के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आइसोलेट करने का मतलब पूरी तरीके से पैक कर देना। अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें कई सारी बॉडीज हो, मान लो 2 बॉडीज हैं, 3 बॉडीज हैं, अब कितना भी चार्ज हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे से तीसरे पे करें, तीसरे से पहले पे करें, इन बॉडीज में आप चार्जेस को इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन हम कभी भी इस सिस्टम से बाहर चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कहीं भी 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज को एक साथ मिक्सअप करके या एक जगह रख करके और उसे आइसोलेट कर दिया जाए, तो इस आइसोलेशन से बाहर कोई चार्ज नहीं जा सकता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ। बेसिकली कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, किस चीज के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना होता है? देखिए, हमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बेस पे ये पता है कि 2 चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स लगेगा। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है, लेकिन कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा ये हम यहां से नहीं बता सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बेस पे। इस अमाउंट ऑफ फोर्स को, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को निकालने के लिए जो लॉ हम यूज करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, उसे कहा जाता है कूलॉम्स लॉ। बेसिकली कूलॉम्स लॉ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज
ये बताता है। अब कूलॉम्स लॉ में बताया गया कि मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई, लेट्स से दिस R। चलिए अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस R है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F, ये डिपेंडेंट होगा बेटा मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस पे। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट निकाल के जो भी वैल्यू आएगी उस पर ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा। दूसरी चीज ये डिपेंड होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जब हम बात करें स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, अब ये चीज बहुत सिंपल सी चीज है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो दूसरी कहानी हो जाएगी, अब वहां तक हमें नहीं जाना है। हम सिंपली इसको समझते हैं कि अगर दो चार्जेस बहुत पास में रखे हुए हैं, एक सिंपल सा ऐसा मान लें कि इतनी दूरी पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू डेफिनेटली कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं दूर कर दूं तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा था। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर दें तो हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K, जहाँ पे K क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ से जो K की वैल्यू है बेटा वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगर हम बात करते हैं K की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। अब बेटा बात करते हैं यूनिट्स की। अगर यूनिट, बहुत सी जगहों पे ये भी होता है यूनिट्स याद करना या ना याद करना, ये आप पे डिपेंडेंट है। मेरी समझ से आप अगर यूनिट निकालना सीख जाओ ज़्यादा बेटर है। यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली बेटा अगर मुझे K की वैल्यू चाहिए तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, R को उधर ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो K की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब K की यूनिट के बेसिस पे अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी हो तो कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये आप लोग खुद से निकालेंगे और इसको कमेंट में डालेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट सिंपली यही दोनों चीजें आपको वर्ड्स में लिख लेनी है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसी चीज पे हम ये डेरिवेशन इसका करते हैं। डेरिवेशन क्या है? ये सिंपल सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बोर्ड में आपसे पूछा नहीं जाता, बट स्टेटमेंट याद कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले पे कई और चीज़ें, जैसे वेक्टर फॉर्म है इसका, वो भी होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म की आपको बोर्ड के अकॉर्डेंस में कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के अकॉर्डेंस में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, या सिंपली हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P और इस पे एक चार्ज मैंने रखा Q, इसके आसपास हम कई चार्जेस रखते हैं। इस तरीके से कई चार्जेस रखे जाएं और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R5। अब ये n चार्जेस, कितने भी हम चार्जेस रखते हैं, ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है बेटा कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। अब अगर मुझे सबका अलजेब्रिक सम निकालना है तो के हर एक जगह कॉमन होगा। एफ नेट ऑन क्यू विल बी इक्वल टू फोर्स के कॉमन ले लें, और अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि क्यू भी आपका कॉमन होगा क्योंकि दोनों चार्जेस हैं। या और सिंपल वे में समझते हैं, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। अब अगर मुझे एफ नेट निकालना है तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन पी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन पी ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन पी ड्यू टू ई एंड सो ऑन। जितने भी फोर्सेस होंगे हर एक को हम ऐड कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू को ऐड करने के लिए हर एक में आप सिंपली यही फॉर्मूला यूज करोगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बेटा के हर एक जगह कॉमन आएगा और Q1 की वैल्यू हर एक में Q ही होगी, तो हम के Q को कॉमन ले लें। अब अगर हम इसे कॉमन लेते हैं तो हमें हमारे पास बचेगा क्या? Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q2 की जगह पे यहाँ पे है Q1 और R की जगह पे है R1 स्क्वायर। सेम इसी तरह से Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर प्लस Q5 अपॉन R5 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस रखे हुए हों। अब इसको मैं सिंपल वे में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ के क्यू एंड सम ऑफ क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर, वेयर आई इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n, ठीक है। ये आपका होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।